तारिक खान ने बड़ी बौद्धिक बातें कही, अच्छी, और उन्होंने कुछ मुझसे कहा कि मैं इस पे बोलूं, वो बोल दूं, पर प्रशांत पटेल के पास जाऊंगा। हम कहते हैं भारत में सब एक समान है, ये अच्छी बात है, बोलनी भी चाहिए, लेकिन इसके बाद भी हम वो सारे वैधानिक उपाय जारी रखते हैं देश में, नेहरू से लेके आज तक, जो वंचित को सुरक्षा देते हैं, जो दलित को सुरक्षा देते हैं, जो आदिवासी को सुरक्षा देते हैं, करते हैं ना। मानव मानव एक समान बोलते हैं ना हम मंच से, फिर भी हम वुमन रिजर्वेशन में भी लाए ना भारत, किसी बात हो गई? अरे तर्क तो ठीक लाओ भाई, फिर हम दे रहे हैं ना, और जानकारी होनी चाहिए। रोहिणी कमीशन किसने बनाया और क्यों बनाया? इसीलिए बनाया कि के कुल 10% पिछड़े वर्ग की जातियों ने 90% लड्डू खा लिए अकेले। मैं फिर दोहरा दूं, 10% पिछड़े वर्ग की जातियों ने 90% लड्डू खा लिया आरक्षण के लाभ के, इसलिए रोहिणी कमीशन बना। उसकी रिपोर्ट आ जाने दीजिए, इस देश में चेहरा दिखाने के लायक नहीं बचेंगे बहुत सारे लोग, नहीं बचेंगे। 2600 जातियां केपी त्रिपाठी, 2600 जातियां सेंट्रल सूची लिस्ट की, ओबीसी की, उनके पास अभी तक 89 में विश्वनाथ प्रताप लेके आए थे मंडल, अभी तक आरक्षण का कोई लाभ नहीं पहुंचा। किसी ने फूटे मुंह से बोला? ये नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? अरे अभी नहीं, तारीख जब आएंगे तब, जब आपको अवसर है तब बोलना चाहिए था ना। ऐसे तो सबका वो नहीं होगा ना लाभ। ये कुछ जातियों के लिए आरक्षण तो लागू नहीं हुआ था, और आरक्षण लगातार भारत में जारी रहा, किसी भी मिजाज की सरकार रही हो, जारी रहा और आगे भी जारी रहेगा। इसलिए इस बात का कोई तर्क नहीं, और ये भय बिकता भी नहीं है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, कि आरक्षण उलट देंगे, कि आरक्षण पुलट देंगे, कुछ नहीं। आरक्षण का मटका जो है उसको हिला डुला जरूर देना चाहिए, ये ठीक बात है। क्या मैं तो कहता हूं राजनीतिक दलों में भी व्यवस्था होनी चाहिए। परिवार, एक ही परिवार का व्यक्ति बहुत बार नहीं बने राजा। कमलापति त्रिपाठी ही क्यों रहे हमेशा, कभी केपी त्रिपाठी क्यों नहीं बन जाए? नहीं, अखिलेश यादव ही क्यों, मोहन यादव क्यों नहीं? अच्छी बात है, यही लोकतंत्र का विस्तार है जो मैं कह रहा था कम से कम। और एक बात उन्होंने भाजपा की कही, बाकी तो प्रशांत बोलेंगे। अभी परसों गृह मंत्री पटना में थे, अमित शाह, उन्होंने पटना में कहा कि जाति आधारित सर्वे की अनुमति जब दी गई तो उस कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी शामिल थी, हमारी सहमति, हमारी रजामंदी, हमारा समर्थन उस बात को था। ये अभी उन्होंने परसों बोला। खैर प्रशांत पटेल जी, हम फिर मूल बात पर आते हैं, बात भटक जाती है कि एक तरफ पीडीए की जात की जनगणना का रिसर्च पेपर है, मैं रिसर्च पेपर कहता हूँ, ये थोड़ा और अच्छा शब्द है, और दूसरी तरफ एक आपने प्रैक्टिकलिटी दिखाई, एक कि भाई हमारा पीडीए, हमारी जात का गणित, भाई जात की गणना भी तो इसीलिए कराई जा रही है कि भाई ताकि सबको लाभ मिल सके, सबको छूटे नहीं। तो भाजपा ने एक प्रैक्टिकलिटी बताने की कोशिश की कि हम ऐसे करना चाहते हैं। 24 में इसी पे संग्राम होगा। क्या स्थिति समझ में आ रही है? एक, और दूसरा समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी कह रही है कि अगर वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने कोई चमत्कार कर दिया, कोई मास्टर स्ट्रोक कर दिया, तो क्या बाकी लोग ये मान लें कि अब देश में बाकी लोग राजनीति नहीं करेंगे? मुद्दे अभी और भी हैं। प्रशांत पटेल जी। जी अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार भैया। देखिए अभी जब 3 जो मुख्य राज्य थे, बड़े राज्यों के, उसमें चुनाव हुए तो उसमें समाजवादी पार्टी भी अपने मुद्दे लेकर के गई, कांग्रेस भी अपने मुद्दे लेकर के गई। क्या परिणाम हुआ? अखिलेश यादव जी ने क्या क्या वहां पे बातें कही और क्या आंकड़े, क्या उनके परिणाम है, इसके हम डिस्कशन पहले उस पर कर चुके हैं। तो अखिलेश जी की बातों को जनता ने ही गंभीरता से नहीं लिया, बातें चाहे कितनी बड़ी बड़ी करते रहे,
और दूसरी बात, जो कांग्रेस ने भी जो वादे किए जनता के सामने, जनता ने उन वादों पर भी विश्वास नहीं किया। जो मोदी जी की गारंटी थी, जो भाजपा सरकार ने वहां पे वादे किए, जनता ने उस पर मुहर लगाने का काम किया। तो जो बात आपने कही कि जो हमने प्रैक्टिकल करके दिखाई, क्योंकि जनता को पता था कि जो मोदी जी केंद्र में काम कर रहे हैं और हमारी वहां शिवराज जी की सरकार ने जो काम किया वो एक्चुअल में करके दिखाया। और जो लोग केवल हवा हवाई वादे करते रहे, उस पर जनता ने विश्वास करके नहीं दिखाया। जनता समझ गई कि ये लोग केवल कहने वाली बातें करते हैं, सैद्धांतिक बातें करते हैं, प्रैक्टिकल बातें नहीं करते हैं। आज केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि हम एक सामान्य कार्यकर्ता को, एक संगठन के व्यक्ति को, एक गरीब परिवार से आने वाले व्यक्ति को भी हम मुख्यमंत्री बना सकते हैं, जो कहीं किसी दौड़ में ना हो, जो किसी बड़े बाप का बेटा ना हो, या अन्य पार्टियों में संभव नहीं है। वहां तो जिसकी जो परंपरा चली आ रही है, एक नेता है जो किसी खास परिवार विशेष का या तो करीबी है या किसी परिवार विशेष में जिसका जन्म हुआ, वहां पर खाली उसी के लिए सीटें आरक्षित हैं। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि एक जो ग्राम प्रधान रहा व्यक्ति जो है, दो स्टेट में ऐसा हुआ कि राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, कि उस मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा है। और यहाँ पर भी मोहन यादव जी एबीपी के कार्यकर्ता से लेकर गरीब परिवार में जन्म लेकर के वहां तक पहुंचे। अन्य पार्टियों में क्या संभव है? क्या समाजवादी पार्टी में कोई सोच सकता है? मुख्यमंत्री सोचिए, क्या कोई समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई दूसरा व्यक्ति बन सकता है क्या सफाई परिवार के अलावा? यादव भी सोचिए, यादव भी कोई दूसरा नहीं बन सकता। केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव कि यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी पद हो, कोई समान व्यक्ति बन सकता है। और उन्हीं जातियों की बात मोदी जी ने की है, चाहे कोई भी गरीब बन सकता है, कोई महिला बन सकता है, युवा बन सकता है, किसान बन सकता है। हमारे लिए उन जातियों की बात की, हम किसी बाकी जात की बात नहीं करते, हम सबको रिप्रेजेंटेशन देने की बात करते हैं। समाज के जो लोग सभी हैं उनको एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले, ये एक सामाजिक न्याय की अवधारणा, उसको हमने वर्गीकरण करने का काम किया है। लेकिन अन्य लोगों के लिए बात है कि जब आप ओबीसी की बात करते हैं तो केवल ओबीसी एक केवल जाति तक निर्धारित हो जाती है। जब उनको मुख्यमंत्री बनाना होता है, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, 7-8 मंत्री, चारों आयोगों के अध्यक्ष, पुलिस में भर्ती, तो सारी खाली एक जाति तक उनके लिए हो जाता है। बाकी जो प्रदेश की जो सैकड़ों ओबीसी जातियां होती हैं, वो फिर उनको याद नहीं आता। जब सत्ता से बाहर आ जाते हैं तब उनको पीडीए और पता नहीं क्या क्या बनाने घूमते। चलिए, अभी आप सत्ता में, अभी आप अपने संगठन में उतना रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए। जिस बात वो करते हैं, कथित पीडीए की बात करते हैं, संगठन में पहले तो लागू कर दें। सरकार में जब आएंगे नहीं आएंगे, वो तो हाइपोथेटिकल बात है। अगर अखिलेश जी अपने संगठन में भी जो आप ये सैद्धांतिक बातें कर रहे हैं, संगठन में एक बार लागू कर दें, तब तो कम से कम जनता 10-15% विश्वास करे ना अमिताभ जी। ये बात ठीक है तारिक खान साहब, ये बात तो मेरे ख्याल से ज़्यादा मजबूत हो जाएगी बात कि भाई सरकार में जब हम आएंगे तो हम क्या करेंगे। मेरे जज्बे को यहाँ से समझो कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के अध्यक्ष मैंने पीडीए के अनुसार बना दिए, तो जय जय हो जाएगी। मैं व्यक्तिगत बात, जो प्रशांत ने कहा, इस बात को मैं और पुश कर रहा हूँ आगे, ये बिल्कुल गले में आपके माला पड़ जाएगी, फिर आपकी बात में वजन आ जाएगा। नहीं, जैसे शेर में वजन आना जरूरी है अच्छा शायर होने के लिए। 75 जिले हैं, पिछड़ा दलित आदिवासी, पिछड़ा दलित आधी आबादी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, 3 व्याख्याएं की थी अखिलेश जी ने। इसी आधार पर 25-25 बांट दो। देखिए, ऐसा है ना कि ये सरकार इनकी बनी है, तो वहां तो ये मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो जो आपने उदाहरण दिया वो वही कट जाता है कि इमारत बना के एक ने दिखा दी और हमारी इमारत आर्टिफिशियल है, तो इन्होंने तो बना। और मैं बताता हूँ आगे, भाई जिला अध्यक्ष वगैरह तो पार्टी में जो कार्यकर्ता है, जो काम करेगा। अभी बात हो रही थी कि किसी भी गरीब को उठा के बना देंगे, तो जो संगठन में काम करेगा उसको बनाया जाएगा। और सारे संगठन, सारे लोग, देखिए जब जीत मिलती है ना तो छाती चौड़ी होती है और सारी बात सही लगती है। जो कहते हैं ठीक बात है, जो कहते हैं आज भाजपा को जीत मिल रही है, मुबारकबाद देते, लेकिन याद भी दिलाते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 1951 की भारतीय जनसंघ की याद भी दिलाएंगे, दो सीट याद दिलाते रहते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं, अहंकार नहीं, ठीक है, मुबारकबाद आपको, मुबारकबाद आप, बढ़िया, अच्छी सरकार चलाइए, जनता से जो वादे किए थे पूरे कीजिए। 200 रुपए में सिलेंडर दीजिए, 450 में कहा था, और आधा कर दीजिए, मुफ्त में सब कुछ बांट दीजिए, करिए। सवाल पूछेंगे हम, और इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी रस्सी पकड़ के हम भी लटक जाए कि हम भी भैया यही सब करेंगे। अब आपने कहा कि क्या खतरे में आ सकता है आरक्षण? अगर हिंदू खतरे में आ सकता है, उसका डर दिखाकर कि हिंदू खतरे में, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, 90-95% मुख्यमंत्री, 100% मुख्यमंत्री हिंदू, और हिंदू खतरे में, और एक पार्टी सत्ता में आ जाती है, तो आरक्षण भी खतरे में आ सकता है साहब, क्यों नहीं आ सकता? ठीक है तारिक खान, हिंदू कभी इस मुल्क में खतरे में नहीं आ सकता। हिंदू सहिष्णु हो सकता है, हिंदू निर्वीर्य नहीं हो सकता। एक हिंदू किसी की कृपा पर आश्रित नहीं,
और किसी राजनीतिक दल की कृपा पर तो कभी आश्रित नहीं रहा। इसलिए ये भ्रम दूर कर लो। इस्लाम खतरे में है, ये नारा हम जरूर सुन रहे हैं पूरे ग्लोब में। लंदन में भी नारा लग रहा है इस्लाम खतरे में। अरे बताओ लंदन से क्या लेने देना भाई तुम्हारा? वहां में हिजाब पहन के लोग डांस कर रहे हैं, बोले इस्लाम खतरे में। यहां भी कह रहे इस्लाम खतरे में। कभी हिंदू ने नहीं कहा हम हिंदू खतरे में हैं। हिंदू सहिष्णु है, यही उसका भूषण है, लेकिन सहिष्णु कमजोर है ऐसा भ्रम मत पालिए। दुनिया के नक्षत्र मंडल में, इतिहास में भारत ने एक बड़ा हस्ताक्षर किया है राम जन्मभूमि पर, भगवान राम के मंदिर का भव्य निर्माण करके। इस बात को यूं समझ लीजिए। ये किसने कह दिया कि हिंदू का खतरे में आ सकता है? कभी नहीं, नो, और आना भी नहीं चाहिए। हर देश का एक अपना आत्म तत्व है। भारत का आत्म तत्व अगर ये नहीं होगा, सनातन नहीं होगा, तो क्या होगा? खतरे में नहीं आना चाहिए, ये बात भी खराब है। क्यों खतरे में आए? अरे हिंदू का वोट है तो अखिलेश यादव राजनीति में है, हिंदू का वोट है तो नरेंद्र मोदी राजनीति में है, हिंदू का वोट है तो राहुल गांधी राजनीति में है। ये सब घर चले जाओगे मित्र। इसलिए ये गलत फहमी नहीं। खैर त्रिपाठी जी, मैं एक बड़ा परिवर्तन देख रहा हूं हृदय में। कसम भगवान की, दिल बिल्कुल टोटे टोटे हो गया देख के मेरा। क्या वसुंधरा जी और शिवराज जी के प्रति जो कांग्रेस के मित्रों का स्नेह उछाल मार रहा है, आहा, लग रहा बाढ़ आ जाएगी, भावनाओं का ज्वार। क्या कल तक जो सब, जब वहां शिवराज जी सरकार में थे तब, अभी चुनाव तक, और जब वसुंधरा जी सरकार में थी तो बताते थे इनने बेड़ा गर्क कर दिया प्रदेश का। अब सब कह रहे हैं कि बताओ इतने बड़े नेता, इतने महान नेता, इतने अच्छे नेता को हटा के। नहीं, कुछ कांग्रेसी ही कांग्रेसियों को सलाह दे रहे कि तुमसे क्या लेना देना उधर बहस करने से। वो करें ना, शिवराज जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। त्रिपाठी जी नहीं, तो आपको भी लगाओगे कि गुरु ये मामला क्या है? अमिताभ जी, मैं कांग्रेस का ऑफिशियल स्पोक पर्सन हूं, फिर भी मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि कांग्रेस इसके लिए परेशान है। आप ये ऐसी जानकारी दे रहे हैं तो हो सकता है आपके पास कोई जानकारी हो। रही दूसरी बात, किसको मुख्यमंत्री बनाते हैं, किसको हटाते हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारे जो मुद्दे हैं राजनीति के वही रहेंगे। अभी पिछली बार भी मैंने जो चीजें कही थी, मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी चुभती हुई बातें मैं बोल रहा हूं कि इसका कोई बड़ा असर होगा। सामान्य रूप से कहा था कि राजनीति के सभी मुद्दे अभी जिंदा है और मोदी जी ने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं कर दिया है कि जैसा अभी भूतों न भविष्यत जैसी बातचीत हो रही। लेकिन खैर, भारतीय मीडिया को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसा लग रहा है जैसे अब भारत में राजनीति की कोई स्थिति नहीं बची। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अभी जो आम आदमी के मुद्दे हैं, आपने अभी पिछले मेरे वक्तव्य पे कमेंट करते हुए कहा कि 14 में भी मुद्दे थे और 19 में भी थे, वो केन्या के नहीं थे, वो भारत के थे। जी हाँ, बिल्कुल थे। भारत के मुद्दों पे ही हमने 10 साल सरकार चलाई थी। 4 से 14 तक केंद्र की सरकार में हमारी ही पार्टी थी और 10 साल सुशासन हमने इस देश को दिया था। 14 में दूसरी पार्टी आई है, उनके अभी 9 साल पूरे हुए हैं। 10 होने के बाद वो भी परीक्षा में जा रहे हैं, तो मुद्दे वही खड़े हुए हैं। और अभी मोदी जी को भी ये पता है कि गरीबी एक बड़ा मुद्दा है देश में, और वो गरीब को एक जाति बता रहे हैं। उन्हें ये बहुत अच्छे से पता है कि बेरोजगारी इस समय चरम पर है, महंगाई के समय क्या हाल है, क्या मार है आम आदमी पर। तो कांग्रेस इन्हीं मुद्दों के साथ मैदान में खड़ी है और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रही है। और उनको अभी सोचना पड़ेगा। जो नारा देके आए थे 450 और 500 का सिलेंडर, वो वहां की जनता भी तैयार बैठी हुई है और बहुत दूर नहीं है 2024 का चुनाव। और इस बार जनता जरूर पूछेगी कि सिर्फ चुनाव में वादे ही होते हैं या काम भी होता है। क्या उत्तर प्रदेश में भी सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, या हो सकता है चुनाव के महीने में हो जाए, उसके बाद उस सिलेंडर की कीमत पर कोई बात ना हो। जी बिल्कुल ठीक बात त्रिपाठी जी।